हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में अपन एक शॉट में डायरी का पन्ना चैप्टर की पूरी समरी पढ़ेंगे। यहाँ सामने एनसीईआरटी खुली रहेगी और मैं इसके सारे सारे के सारे टॉपिक्स मतलब लाइन बाय लाइन जितने भी सारे इसका मतलब समरी है पूरी कवर कर लूँगा। मतलब चैप्टर तो पूरा समझ आ जाएगा अच्छे से और साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भी पढ़ के दिखा दूंगा और यहाँ पे लिखे हुए भी दिखा दूंगा एक बार, ठीक है, इमेजेस लगा दूंगा। तो चलो भाई जल्दी चालू करते हैं। डायरी का एक पन्ना, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसके जो लेखक है वो है सीताराम सेक्सरिया, ठीक है। इनका जन्म 1892 में हुआ था और 1982 में इनका निधन हुआ था। उससे अपन को विलय रहना देना नहीं है, अपन सीधे चैप्टर पे आते हैं। तो चैप्टर में बताया गया है 26 जनवरी 1931 के बारे में। 26 जनवरी 1931, तो जो 26 जनवरी 1931 को संपूर्ण हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाने के कारण यह दिन अमर दिन है और आज इस वर्ष भी इसी की पुनरावृत्ति हो रही है। कलकत्ता में इसका विशेष महत्व होने के कारण लोगों को बता दिया गया था कि इसका संपूर्ण प्रबंधन उन्हें ही करना है। इसे इतने भव्य रूप में मनाया जा रहा था कि केवल प्रचार में ही 2000 रुपए खर्च किए गए थे। बड़ा बाजार स्थित सभी मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। कई मकान तो ऐसे थे जिन्हें देखकर लग रहा था जैसे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। उधर पुलिस ने भी पूरा प्रबंधन किया हुआ था। शहर में प्रत्येक मोड़ पर गोरखे और सार्जेंट तैनात किए गए थे। ट्रैफिक पुलिस को भी घुड़सवार पुलिस के साथ इसी काम पर लगा दिया गया था। अब इनको रोक क्यों रहे हैं? इनको इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज है, अंग्रेजों का राज है, क्योंकि 26 जनवरी 1931 चल रहा है। अब आता है दूसरा मतलब टॉपिक, यानी मॉन्यूमेंट के टाइम क्या हुआ। ये तो क्या था कि अभी सज रहे हैं, है ना, 2000 रुपए खर्च हुए उसके प्रचार में, है ना। अब आता है अगला टॉपिक जहां पे चालू होता है कि मॉन्यूमेंट पर होने वाला संघर्ष। मुख्य सभा शाम के समय मॉन्यूमेंट के नीचे होनी प्रस्तावित थी। इस स्थान को सुबह से ही पुलिस ने घेर लिया था। इसके बाद भी कई स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। श्रद्धानंद पार्क में जब बंगाल प्रांत के विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा फहराया तो उनको पकड़ लिया गया तथा दूसरे लोगों को मारपीट कर वहां से हटा दिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार तारा सुंदरी पार्क स्थित बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए तो उन्हें भीतर नहीं जाने दिया गया और वहां काफी मारपीट हुई। इसको मैं वापस पढ़ लेता हूं एक बार। इसी प्रकार तारा सुंदरी पार्क स्थित बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए तो उन्हें भीतर नहीं जाने दिया गया और वहां काफी मारपीट हुई, जिसमें 2-4 आदमियों के सर फट गए। उधर गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया, जिसमें शामिल होने वाली लड़कियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब अगला टॉपिक आता है जिसमें जुलूस निकालने में हुआ संघर्ष, उसके बारे में बताया गया है। 11 बजे, ये यहां से चालू होता है, यहां से 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने
तो 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा फहराया। कब? 11 बजे को मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा फहराया। उन्हें उत्सव का महत्व समझाया गया। इसी बीच फोटो आदि भी खींचे जा रहे थे। दोपहर 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्णादास और पुरुषोत्तम राय आदि उल्लेखनीय थे। मतलब यही थे जिनको गिरफ्तार किया गया। किन्हें? मुख्य रूप से पूर्णादास और पुरुषोत्तम राय को। पूर्णादास पर, अब ये जो पूर्णादास थे, पूर्णादास पर सुभाष बाबू के जुलूस का भार था। मतलब जो सारे काम करने होते हैं, व्यवस्था करनी होती है, तो पूर्णादास पर यह प्रबंध कर चुका था। आगे बढ़ते हैं। स्त्री समाज जगह जगह से अपना जुलूस निकालने की कोशिश में लगा हुआ था। 1 बजे से ही मैदान में हजारों लोग की भीड़ टोलियों में आने लगी। कानून भंग का काम शुरू होने के बाद से आज तक इस मैदान में ऐसी सभा नहीं हुई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि सभा नहीं की जा सकती, और जो लोग ऐसा करने वाले थे उन्हें पुलिस इंस्पेक्टरों द्वारा नोटिस दिए जा चुके थे कि यदि सभा में भाग लिया तो दोषी माने जाएंगे। इसके बावजूद काउंसिल की ओर से निकले नोटिस में 4:24 पर झंडा फहराए जाने तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाने की बात की गई थी। क्या एक बात बताऊं कि इतना दोषी माने जाएंगे ऐसा पुलिस ने नोटिस भेज दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी काउंसिल का जो नोटिस था वो ये कहता था कि 4:24 होंगे उस पे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। अब आता है सुभाष बाबू का संघर्ष। तो सुभाष बाबू का संघर्ष, ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए तो उन्हें चौरंगी पर ही रोका गया। चौरंगी मतलब एक चौराहा पर रोका गया, पर भीड़ इतनी अधिक थी कि पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। जैसे ही जुलूस मैदान के मोड़ पर पहुंचा, पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दी थी, जिसमें बहुत से आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू जोर जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे, उन पर भी लाठियां पड़ी। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से दूसरी ओर आने को कहा, किंतु सुभाष बाबू ने आगे बढ़ने पर जोर दिया। पुलिस की भयानक लाठियों से क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया था। अब आता है स्त्रियों का संघर्ष एवं सुभाष बाबू की गिरफ्तारी। तो स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराकर घोषणा पढ़ दी। स्वयं सेविकों का उत्साह लाठियां खाकर भी कम नहीं हो रहा था। इसी बीच सुभाष बाबू को पकड़कर लॉकअप में भेज दिया गया। स्त्रियों का जुलूस भी निकला और पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ, जिसमें अनेक लोग घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर जुलूस टूट गया और 50-60 स्त्रियां वहीं पर बैठ गई, जिन्हें पुलिस ने लाल बाजार जेल भेज दिया। इसके बाद विमल प्रतिभा के नेतृत्व में जुलूस आगे बढ़ा तो उन्हें भी लाल बाजार भेज दिया गया। कहा जाता है कि स्त्रियों को इतनी बड़ी तादाद में आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अब आ जाता है व्रजलाल गोयनका का संघर्ष। व्रजलाल गोयनका वंदे मातरम बोलते हुए मॉन्यूमेंट की ओर भागा, किंतु
पुलिस सावधान थी और उसने उसे पकड़कर कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया। इसके बाद वह स्त्रियों के जुलूस में घुस गया और वहां से 200 लोगों का जुलूस लेकर लाल बाजार गया, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर मदालसा को भी पकड़ लिया गया और उससे मालूम हुआ कि उसे थाने में पीटा भी गया था। अब आते हैं घायलों की स्थिति। अब यहाँ दिन खत्म हो चुका है और पूरा स्थिति बता रहे कि आखिरी में कितने लोग गिरफ्तार हुए और क्या स्थिति थी। इस संघर्ष में कुल मिलाकर 105 महिलाएं पकड़ी गई थी, जिन्हें रात 9 बजे छोड़ दिया गया। कलकत्ता में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की गिरफ्तारी हुई थी। कांग्रेस के कार्यालय से फोन द्वारा सूचना मिली कि यहाँ अनेक घायल पहुंचे हैं। इस पर अनेक वहां पे अनेक घायल पहुंचे हैं। इस पर लेखक जानकी देवी के साथ वहां पहुंचा। डॉक्टर दास गुप्ता घायलों की देखरेख करने के साथ साथ उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। वहां 103 घायल पहुंचे थे। इसी प्रकार अस्पताल में भी 160 घायल पहुंचे थे। कुछ लोग अपने घर चले गए थे। पकड़े गए लोगों की संख्या का पता नहीं चल पाया। लेखक के अनुसार यह संघर्ष अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिसने कलकत्ता के इस कलंक को धो दिया कि यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का काम नहीं हो पा रहा था। इससे यह आशा भी बंधी कि यहाँ भी स्वतंत्रता आंदोलन का काम हो सकता है। यही था पूरा चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में कलकत्ता में 26 जनवरी 1931 के दिन क्या हुआ, यही लिखा हुआ है डायरी के एक पन्ने में, और ये एक पन्ना फालतू में 3 पन्नों में हमारे किताब में दे रखा है। मतलब हम अच्छी बात है। तो हम मौखिक प्रश्न के सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट है मौखिक में से, बाकी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो 5वां प्रश्न है मौखिक का, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया? ये 2019 में तथा 2010 में दोनों में आया था। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया? पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को इसीलिए घेर लिया था ताकि कलकत्ता के लोग पार्कों और मैदानों में एकत्र होकर राष्ट्रीय ध्वज न फहरा सके और भारत की स्वाधीनता की प्रतिज्ञा ना पढ़ सके। अब आते हैं ये लिखित प्रश्न, जिनको 25 से 30 शब्द में लिखना है, जो एग्जाम में आते हैं 2 मार्क में। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई? 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए कलकत्ता के लोगों को अपने मकानों तथा सार्वजनिक स्थलों पर झंडा फहराने को राजी किया गया। साय 4 बजे एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को हर दिशा में जुलूस निकालना था। अगला प्रश्न आता है, दूसरा प्रश्न। वो कहता है कि आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला था? स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 2018 और 2024 की एग्जाम में पूछा जा चुका है। 26 जनवरी 1931 के दिन को अपने आप में निराला बताने का कारण यह है कि उस दिन कलकत्ता में हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष उत्साह पूर्वक राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए घरों से बाहर निकले थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के कानून का उल्लंघन प्रसन्नता पूर्वक किया था। यही नहीं, भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद ही लोग निर्भय होकर जुलूस की शक्ल में अपने अपने घरों से निकले थे। अगला प्रश्न आता है कि पुलिस कमिश्नर के नोटिस
और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था, ये 2010 में पूछा गया है। पुलिस कमिश्नर के नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि लोग 26 जनवरी को सभा में सम्मिलित न हो, क्योंकि यह सभा कानून का उल्लंघन करके बुलाई गई है। काउंसिल के नोटिस में यह बताया गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। अब आता है अगला क्वेश्चन, वो है धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया। तो धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस इसलिए टूट गया क्योंकि जब सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया तो स्त्रियां जुलूस बनाकर चली, परंतु पुलिस ने लाठीचार्ज से उन्हें रोकना चाहा, जिससे कुछ लोग वहीं बैठ गए, कुछ घायल हो गए और कुछ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए, इसीलिए जुलूस टूट गया। आखिरी प्रश्न आता है जो दक्षता आधारित प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देख रेख तो कर रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खींचने की तथा क्या वजह थी, स्पष्ट कीजिए। तो डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देख रेख तो कर ही रहे थे, साथ ही उनकी फोटो उतरवाने की निम्नलिखित वजह थी। पहली, वह अंग्रेजी शासन के अत्याचार के प्रमाण जुटा रहे थे। दूसरा, दूसरों को इस संघर्ष की जानकारी देकर उन्हें भी बलिदान देने की प्रेरणा देना चाहते थे। तीसरा, वह भविष्य के लिए इन चित्रों को संग्रहित करना चाहते थे। चौथा, कि इससे यह भी पता चल सकता था कि बंगाल में स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत काम हो रहा है। यही था ये पूरा चैप्टर और इसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लिए हैं। ये सारे प्रश्नों के उत्तर को जब वीडियो होगा उसमें पूरा मैं इमेज भी ले आऊंगा। बिल्कुल अच्छे से हमने इस चैप्टर को अच्छे से कर चुके हैं। ये चैप्टर लगभग 2-3 मार्क का तो आता ही आता है। डायरी का एक पन्ना, आपकी प्री बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम अच्छी जाए और आप आराम से इस चैप्टर में फोड़ के आ सकते हो। 10वीं फोड़नी है। इल्यूमिनेटेड माइंड्स को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।